लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं इसको ड्यूरिंग स्किल्स के लेक्चर में म्यूट नहीं करता, जिस बच्चे की तरफ शोर होगा वो खुद ही जो है ना उसको म्यूट कर दे, ठीक है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग रूम स्किल्स 3 ये हमारा जो है ना वो थर्ड कोर्स है। मैं आपको बताता चलूं कि जो प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पैरा ऑपरेटिव जो थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो प्री ऑपरेटिव था, कि हमें वो मेजर्स जो कि ऑपरेशन से पहले लेनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस किया। फिर लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग रूम स्किल्स 2 पढ़ा, जिसमें हम लोग इंट्रा ऑपरेटिवली चीज़ों को डिस्कस करते रहे कि हमें इंट्रा ऑपरेटिवली किन किन मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट टफ सब्जेक्ट्स जो है ना वो इंट्रा ऑपरेटिवली है, क्योंकि उस टाइम आपको जो है ना सर्जरी के दौरान जो है ना वो वर्क करना होता है और वो सारे के सारे काम जो है ना इमरजेंसी होते हैं। ये काम तो है आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली। और अब जो हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रूम स्किल्स 3, ये जितने भी कंटेंट्स हैं ये पोस्ट ऑपरेटिवली हैं, कि हम लोग आफ्टर द सर्जरी एक दिन बाद या एक वीक बाद, या हम लोग एक पूरे के पूरे ऑपरेशन थिएटर को अपने फारगुल वक्त में कैसे मैनेज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली हमारी पेशेंट के साथ हम लोग कैसे आएंगे, या कोई भी आप लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अपनी अपनी ऐसी कमेटी बिठाते हैं जिसमें आप सब लोग बैठ के किसी ऑपरेशन थिएटर के लिए अच्छा होने के लिए, ऑपरेटिंग रूम के वर्कआउट के लिए हम लोग जो भी अच्छी चीजें हैं हम लोग ऑपरेटिंग रूम स्किल्स 3 में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग कर। अब ये है कि जो ऑपरेटिंग रूम स्किल्स 2 है डजंट मीन कि आपने इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी क्या करना, नहीं। ऑपरेटिंग रूम स्किल्स 3 पोस्ट ऑपरेटिवली का मतलब ये है कि आपने सर्जरी के बाद, एक सर्जरी के बाद या पूरे के पूरे दिन की सर्जरीज के बाद आप लोग ऑपरेशन थिएटर को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप एक पर्सनली एक पेशेंट के साथ पेश आएंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, या पूरे के पूरे एक दिन के बाद या इंट्रा 2 केसेस के दरमियान कैसे आप ऑपरेशन थिएटर को मैनेज करेंगे। ये चीजें जो है ना हमारी ऑपरेटिंग रूम स्किल्स 3 या पोस्ट ऑपरेटिवली आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट्स में टॉपिक है ऑलरेडी 507 का कोर्स है, इवैल्यूएट पेशेंट इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स। आपने सर्जरी कर दी है, सर्जरी करने के बाद एक आपको एक चेकआउट करना चाहिए और पेशेंट को आफ्टर सर्जरी आप एक दफा फौरन उसको इवैल्यूएट करेंगे। अब इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब ये है कि आपने फर्ज करें आपने जो सर्जरी की है वहां पे आपने जो स्टिचेस लगाए हैं सर्जन ने, उसके बाद उसकी जो ड्रेसिंग की है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां से कोई ब्लड तो नहीं रिस रहा, वहां पे कोई इन्फेक्शन तो नजर नहीं आ रही, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, या वहां पे कोई हिमाटोमा या ब्लड क्लॉट तो नहीं बना। हिमाटोमा मतलब ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो ये बात याद रखें, ब्लीडिंग एट सर्जिकल साइट के जो सर्जिकल साइट है जहाँ आपने स्टिचेस लगा, सम टाइम ऐसा होता है बच्चे क्या आप स्टिचेस नहीं लगाते, तो ऐसा केस जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसे केस में आप पोस्ट ऑपरेटिवली स्टिचेस नहीं लगाते, आप जस्ट उसके अंदर स्पंजेस के साथ भर के उसको, उस पोर को, उस जगह को फिल करके उसके बैंडेज कर देते हैं। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि उस टाइम उस जगह से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई हिमाटोमा तो नहीं बन रहा, कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं बना, क्योंकि हिमाटोमा इज वेरी डेंजरस। मोस्ट लोग जिनकी 2 या 3 या 4 से ज्यादा सर्जरी होती है उनको हिमाटोमा का बहुत प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि यही ब्लड क्लॉट अगर ब्लड से ट्रेवल करके एक जगह दूसरी जगह चला गया तो उसे हम लोग थ्रोम्बस से एम्बुलस कह देंगे। अब जो एम्बुलस होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, वो जाके आपकी पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, वो जाके आपके हार्ट की वॉल्स ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है ना वो बढ़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ ब्लड प्रेशर के चांसेस जो है ना बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही सर्जरी परफॉर्म की है आपने पेशेंट को इमीडिएटली फौरन उसकी सर्जिकल साइट को चेक करना है, आपने उसकी फाइंडिंग्स को चेक करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक तो आप इंट्राऑपरेटिवली पेशेंट के ब्लड लॉस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, इस तरह आपने पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपने मॉनिटर करना है कि किस पेशेंट का कितना ब्लड लॉस हुआ है, कितना ब्लड लॉस हो चुका है, जो इसकी अपनी मकदार से कम एक पिंट का हम लोग जो है ना वो एस्टिमेट रख लेते हैं कि एक पिंट ब्लड से ज्यादा ब्लड लॉस्ट हो जाए तो हम लोग फिर उसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप जो है ना पोस्ट ऑपरेटिवली जो है ना वो ब्लड डोनेट करवा के ब्लड जो है ना वो एक बोतल जो है ना एक
जितने भी ml है, 100 ml है, 200 ml है, वो आप लगवाएं। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे कैसे मेजर करेंगे कि आपका पेशेंट को कितना ब्लड लॉस हुआ है? तो जैसे मैंने आपको बताया था इंट्राऑपरेटिवली कि ड्यूरिंग सक्शन हम लोग कर रहे होते हैं ब्लड की या बॉडी फ्लूइड्स की, तो उस हिसाब से क्योंकि सक्शन हो रही होती है, तो सक्शन जो है वो सक्शन प्रेटस के अंदर बॉटल्स में जाता है जो मटेरियल है, तो उस बॉटल्स के ऊपर जो है ना वो कैलिब्रेशन हुई होती है, जिसमें पता चल रहा होता है कि इस पेशेंट का जो है ना वो इतना ब्लड जो है ना वो या फ्लूइड लॉस हुआ है। अब उसमें आप ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो लॉस हुआ है ये इसका ब्लड है या कोई और बॉडी फ्लूइड है? ठीक है, तो हमें जनरल बात है, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट या बीइंग एक इंटेलिजेंट पर्सन, हमें इस चीज का पता है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरीके से अगर आप थोड़ी देर तक उस सक्शन कंटेनर को आप रखेंगे तो ब्लड जो है वो नीचे बैठ जाएगा। उनके ब्लड की एबिलिटी है कि वो रोली एक्सपांशन करता है, क्लॉट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है नॉर्मल फ्लूइड से। जब नीचे बैठेगा तो आप उससे वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस पेशेंट का इतना ब्लड लॉस हुआ है, जो कि नॉर्मल क्वांटिटी से 1 पिंट से ज्यादा है। हम कहते हैं 1 बोतल लगानी है, 1 बोतल से ज्यादा है, तो आप लोग उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आपका ये जो है ना ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, आप कम से कम जो है ब्लड जो है ना वो लॉस ना करवाएं। तो अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो आप फाइंडिंग रिपोर्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई अपनी दोबारा एचबी चेक कराओ क्योंकि आपको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये वो सारी के सारे मेजर्स हैं जो कि आपने इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव जो है लेनी है। ठीक है, ये मेजर करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका कि आपने पेशेंट को ट्रांसफर करना है फ्रॉम ऑपरेटिंग टेबल टू स्ट्रेचर। अच्छा, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हमारे हॉस्पिटल्स में इतना रफली यूज किया जाता है, इतना रफली यूज किया जाता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, कि जब मैंने ये सारी चीजें वहां पे जाके देखी, एक जब मैं 1.5 साल पेशेंट डीएचपी चंडीगढ़ में जॉब की थी, जब मैंने वहां पे जाके देखी तो शुरू शुरू में तो मेरा दिमाग सिर्फ खराब होता था, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता था, मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैं इतना कह लेंगे अभी अथॉरिटी वाला पर्सन भी बना था कि मैं उनको ये चीजें समझा सकूं। तब मैंने उसको शुरू शुरू में मेजर किया, फिर मैंने अब देखें ऑपरेटिंग टेबल से स्ट्रेचर के ऊपर ट्रांसफर करना इज वेरी क्रिटिकल। एक नॉर्मल पर्सन को जो कि अन ओपन है, जिसको स्टिचेस नहीं लगे हुए, उसको आप ट्रांसफर करें, थोड़ा बहुत बेदर्दी कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसका पेट ओपन हो चुका है, जिसकी सर्जरी हो चुकी है, जिसकी टांग ओपन हो चुकी है, जिसकी कोई इंजरी हो चुकी है, आप उसको भी शिफ्ट करते हुए इतनी बेदर्दी यूज करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बल्कि आप लोग देखते होंगे, तो मैं जो एक ऑपरेशन बीइंग एन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, एक इंटेलिजेंट पर्सन होने के नाते मैं आपको कुछ तरीका कर समझाऊंगा जिस तरीके से आप पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं ऑपरेशन टेबल से स्ट्रेचर की तरफ। अब इस चीज को जरा आपने समझना है बच्चे। पहली बात तो मिनिमम 4 पर्सन रिक्वायर्ड है इस काम के लिए, मैक्सिमम 6, मिनिमम 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन कि अगर पेशेंट को 20 है, जरा मोटा है, तो आप 6 पर्सन यूज करें, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक नॉर्मल वेटेड पर्सन के लिए कम से कम 4 लोग जरूरी हैं स्ट्रेचर्स को तक ट्रांसफर करने के लिए। अब 4 लोग कहाँ कहाँ होंगे? एक हेड एंड पे, एक फुट एंड पे, और 2 पर्सन जो है ना वो अपोजिट साइड पेशेंट की बॉडी के होंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चे, आप लोग इंशाल्लाह ऑपरेटिंग रूम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 1 आपको हम आज तक पढ़ा रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको पढ़ बताएंगे अगर उन्होंने ना बताया। ऑपरेशन टेबल के नीचे सर्जरी से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप एक शीट डालें। उस शीट को कहते हैं लिफ्ट शीट। नाम याद रख लें, वीडियो जब बाद में पेपर आएगा तो उसमें आपने ये बात रिपीट हो सकती है। उस शीट को हम लोग कहते हैं लिफ्ट शीट। ये वो शीट है जो कि हमें जरूरी है कि ऑपरेशन टेबल के ऊपर पेशेंट को लिटाने से पहले हम एक शीट डालें। उस शीट को हम लोग कहते हैं लिफ्ट शीट। ठीक है, अब वो लिफ्ट शीट हाई जरूरी है हर पेशेंट के नीचे डालना। अब आपको मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा, हम लोग जो है यूट्यूब पे शायद आपको मिले। हम लोग क्या करते हैं कि उस लिफ्ट शीट की मदद से, बजाय इसके कि पेशेंट को ओटी टेबल से स्ट्रेचर की तरफ घसीटें, ठीक है, हम लोग उस लिफ्ट शीट को दोनों चारों तरफ से पकड़ के उठाते हैं और पेशेंट को आराम से जो है स्ट्रेचर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो स्ट्रेचर की हाइट जो है
ओटी टेबल से या कम होती है या ज्यादा होती है। और जो हमारे पास स्ट्रेचर आते हैं उसमें कोई किसी का कोई ज़ाहिर है लोहे के बने होते हैं, स्टील के या लोहे के बने होते हैं, तो कहीं से वो टूटा हुआ होता है तो वो बिल्कुल नुकीले होते हैं, वो वुलनरेबल टू इंजरी। पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, वो उसको कोना लग जाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, उसको इंजरी हो जाती है। एक इंजरी जो उसके लिए नहीं थी वो भी आप उसको कह लें कि वो उसको डाल रहे हैं इंजरी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपने ऑपरेटिंग टेबल की हाइट या स्ट्रेचर की हाइट बिल्कुल लेवल के ऊपर एक दूसरे के आ जानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने टेबल की हाइट ज्यादा है स्ट्रेचर की हाइट थोड़ी है तो आप उसको टेबल के ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को आप फेंकने वाली बात हो जाती है ना, कम से कम चाहे आप आधा फुट ही नीचे क्यों लेके आ रहे हैं, आप उसको फेंकने वाली बात हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि ओटी टेबल और स्ट्रेचर की हाइट जो है ना वो एक जैसी हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि जब आपने उसको, हम लोग इसे कहते हैं लिफ्ट शीट, जिसमें आपको अभी बताया, हम लोग उसको स्लाइड करते हैं ना कि उठा के फेंकना। तो स्लाइडिंग बहुत ही जरूरी है, स्लाइडिंग बहुत जरूरी है ताकि पेशेंट इजीली स्लाइड करता हुआ ओटी टेबल से स्ट्रेचर की तरफ आए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि व्हिच इज द बेस्ट वे टू ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम ओटी टेबल टू स्ट्रेचर, ये मुझे आपने याद करवाना है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बच्चे कि लिफ्ट शीट ये इंतहाई जरूरी है। आपने जहां भी जब भी जाए, आपकी जॉब हो, उनको समझाएं, इनडायरेक्टली ना बताएं, डायरेक्टली ना बताएं, डायरेक्टली बता दें कि भाई अच्छा तरीका ये कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ओटी टेबल में जाते हैं या कहीं भी वार्ड में देखा होगा कि पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, पेशेंट को नीचे से एक कपड़ा डालते हैं जो जिन्होंने लिफ्ट शीट रखी होती है, या जैसे वो कह लेंगे, ये बिल्कुल वही मेथड है जिस तरीके से मुर्दे को कब्र में लटाया जाता है, यकीन जानो एग्जैक्टली यस सर, ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है। एज कोई, यस देखा है। वो एक कपड़ा डालते हैं उसके नीचे, उसको दोनों साइडों से पकड़ते हैं, कपड़े को उठाते हैं, टांगों को, उसको सर को पकड़ा होता है, मोस्ट प्रोबेबली उसकी सर्वाइकल इंजरी हो जाएगी। तो वेरी रॉन्ग मेथड, पेशेंट की बॉडी को टच ही नहीं करना। ये ठरकी किस्म के जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं ना, वो पेशेंट की टांगों को पकड़ते हैं, उसको उठा के सर को पकड़ के इवन के नीचे से उसके बाजों में हाथ डाल के उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बहुत गंदा मेथड। हम लोग पहला काम, यकीन जाने, मैंने वहां पे जाके ऑपरेशन थिएटर में ये काम किया कि मैंने वहां पे ऊपर कपड़े की लिफ्ट शीट्स बनाई। अब लिफ्ट शीट में आपने पेशेंट को टच नहीं करना, आपने पेशेंट को जो भी ट्रांसफर करना है वो लिफ्ट शीट की मदद से ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इसकी इंशाल्लाह, अभी तो मेरे पास नहीं है, इसको मैं सर्च करके नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा। तो पेशेंट को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वेरी रॉन्गली इसको यूज किया जाता है, बहुत गंदे तरीके से यूज किया जाता है। पेशेंट बेचारा हाफ एनेस्थेटाइज होता है, कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, और इवन कितना रूड बिहेवियर होता है टेक्नीशियंस का, तो उसे कहते हैं तुझे पता नहीं चल रहा फला फला। गवर्नमेंट सेक्टर में तो यही होता है ना, तो पेशेंट बेचारे की सर्जरी हो जाए उसके लिए यही बहुत कुछ होता है। तो इस वजह से तो ये हमारे हॉस्पिटल्स बदनाम है कि वहां पे पेशेंट्स का ख्याल नहीं रखा जाता, ये सारा कुछ होता है। ये सब कुछ जब तक हम लोग इसको प्रॉपर्ली तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बीइंग ऑपरेशन थिएटर मैनेजर हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है हमारा स्टडी करने का। जितना भी हम लोग पढ़ के यहाँ से चले जाएं नंबर लेके 3.9 सीजीपीए 4 सीजीपीए लेके चले जाए, इतनी बराबर फायदा नहीं है कि अगर आप पेशेंट को स्ट्रेचर को प्रोटी टेबल से स्ट्रेचर पे ट्रांसफर करने नहीं आपको आता। बेशक आप लोग, ये आपके माइंड में बात आएगी कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं 17 स्केल का ऑफिसर हूँ, मैं क्यों करूँ। यकीन जानो मैं खुद पेशेंट को ट्रांसफर करता रहा हूँ टेबल के ऊपर, ताकि लोगों को समझा सकूं कि व्हाट इज विच इज द बेस्ट मेथड टू ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम ऑपरेशन टेबल टू स्ट्रेचर। ठीक है, तो मैं आपको ठीक। इसकी वीडियो दिखाऊंगा कैसे ट्रांसफर करते हैं। लिफ्ट शीट को आपने याद रखना है कि लिफ्ट शीट को यूज करना है, डोंट टच द पेशेंट, इवन फीमेल पेशेंट है उसकी एक अपनी प्राइवेसी है। ये फजूल किस्म के जो रॉन्ग मेथड है इसको छोड़ दें। उसके बाद है रिमूव ड्रेप्स फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट के बॉडी के ऊपर से हमने ड्रेप्स को रिमूव करना है, क्योंकि पहले हमने ड्रेपिंग की होती है, ड्रेपिंग नेसेसरी होती है। हम लोग जो है ग्लव्स पहन के, जो एक वार्ड जो है नर्स है, स्टाफ नर्स है दूसरी, या जो भी वो, आप लोग वहां पे आप लोग देखेंगे हर जगह यही होता है कि वो जो काम वाली होती है जो स्क्रब, वही उसको जो है ना वो ड्रेपिंग उतार रही होती है, लेकिन उसने को आपने समझाना है कि ये काम आपने ग्लव्स पहन के करना है, ग्लव्स के बगैर नहीं करना, क्योंकि पेशेंट की बॉडी कैविटीज का फ्लूइड आपको टच होकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको इन्फेक्शन पास कर सकता है।
है, ठीक है। तो ड्रेप्स को रिमूव करना है, पहले जो ड्रेप्स को रिमूव करेगा वो ग्लव्स पहनेगा। ड्रेप्स को रिमूव करते वक्त भी पेशेंट की प्राइवेसी नहीं जानी चाहिए, कोशिश करनी है पहले पेशेंट को उसके कपड़े वापस पहनाए जाएं, फिर उसकी कोशिश क्या एग्जैक्टली 100% यही काम होना चाहिए कि पेशेंट के कपड़े, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है, शर्मो हया हर एक में होती है, आपने पहले उसके कपड़ों को सेट करना है ग्लव्स पहन के, अगर मेल है तो मेल करे, फीमेल है तो फीमेल करे। उसके बाद आपने उसके जो ड्रेप्स उसकी बॉडी से रिमूव करनी है, ठीक है। ड्रेप्स रिमूव इस तरीके से करनी है, ये नहीं कि मैं कहता कि ड्रेप्स को उसके कपड़ों से टच करें, क्योंकि ड्रेप्स बहुत डर्टी होती हैं। तो आपने इन दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए इनसे ये काम करवाना है, क्योंकि आप लोग काम नहीं करेंगे, आप यंग ऑपरेशन करने वाले, आपने उनको ये समझाना है कि आपने जो पेशेंट की बॉडी से ड्रेप्स रिमूव कर रहे हैं ये आपने इस तरीके से करनी है कि पेशेंट की प्राइवेसी भी एक्सपोज ना हो और पेशेंट जो है उसको कपड़ों को ये ड्रेप्स का जो है ना दाग ना लगे। ये बड़ा आसान सा मेथड है, आप वक्त के साथ साथ इसको जो है ना सीख जाएं, ठीक है। तो ड्रेप्स रिमूव करने के बाद आप पेशेंट को जो है ना वो वार्ड की तरफ स्ट्रेचर के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। और जो स्ट्रेचर हमको मुहैया होते हैं अब उनके बारे में भी क्या बताऊं, अच्छा खासा पहले गवर्नमेंट पिछली ने काम किया प्राइवेट में, नए ऑपरेटिंग टेबल गर्नीज उसे हम लोग कहते हैं। स्ट्रेचर तो एक पुराना बुढ़ा सा वर्ड है, गर्नीज एक अच्छा वर्ड है। कि गर्नीज हम लोग जो है उसके ऊपर ट्रांसफर करें, उसको टेम्परेरी तौर पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे पहले रिकवरी रूम में। रिकवरी रूम में वहां पे पेशेंट ठहरेगा, जब तक उसके वाइटल साइन स्टेबल नहीं हो जाते तब तक वो वहीं रहेगा। उसके बाद आप उसको वहां से वो वार्ड की तरफ शिफ्ट कर देंगे 1 घंटे बाद। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, कल तो नहीं, जब जिस दिन पे हमारी क्लास हुई ट्यूसडे को मेरे ख्याल में होती है, कि हमने ट्यूसडे वेडनेसडे को जब भी होती है कि आफ्टर सर्जरी हमने रूम की क्लीनिंग कैसे करनी है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह। एक ही टॉपिक होगा फोर्थ, और ये काफी लंबा भी होगा, इसको स्लाइड्स की मदद से आपको इसको पढ़ाऊंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में? जी बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर जी बच्चे, PCNL जब होता है तो हम लेड एप्रन पहनते हैं, तो क्या वो जो लेड एप्रन है वो इसी ड्रेप्स वगैरह में आता है? क्या होता है? लेड एप्रन सर। लेड एप्रन आप किस वक्त पहनते हैं? PCNL PCNL क्या मतलब बच्चे? परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अच्छा, यूरोलॉजी में होता है सर ये। ठीक है तो बच्चे। मैं ये एप्रन पूछ रहा हूँ कि लेड एप्रन जो एप्रन जो है ना नॉर्मल ऐसी जगहों पे हम लोग जो हमारा सर्जिकल जो है गाउन है उससे नीचे हम लोग पहन सकते हैं जिस जगहों पे आपको बॉडी फ्लूइड्स के निकलने के चांस है ना वो ज्यादा, ठीक है। अब सबसे कॉमन मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा होता है सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन में जो कि वो प्लेसेंटा ओपन होता है, सारा फ्लूइड आपकी बॉडी पे गिर सकता है, तो कोशिश करना चाहिए कि नीचे जो है ना वो आप एप्रन लेड एप्रन पहन लें, ठीक है। और इसका कोई फायदा नहीं, जस्ट आपको प्रोटेक्शन। ठीक है सर। मैं एक्चुअली ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये इसको हम ड्रेप्स में गिनेंगे, काउंट करेंगे, ये हमारे ड्रेप्स में आता है? जो आपने खुद पहनना है वो ड्रैप नहीं होता, वो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पेशेंट के ऊपर यूज करते हैं वो ड्रैप होता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सारी समझ लग गई है? लिफ्ट शीट की समझ लग गई है सबको? बोलो। यस सर। जी सर। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये मैंने बार बार पूछना है पेपर, लिफ्ट शीट क्या होती है? बोलो बोलो, शाबाश। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जहां भी जाएं, जहां भी इंटर्नशिप करें या जहां भी काम कर रहे हैं, आप लिफ्ट शीट का इस्तेमाल जो है ना वो लेके आए, ताकि पता चले कि आप एक ओटी टेक्नोलॉजिस्ट पढ़े लिखे यहाँ पे आए। तो कितने % मिनिमम होने चाहिए एक शिफ्ट के लिए? 4 4 होते कितने हैं?
और मैक्स 6। 1 से 2 सर। हैं? सर आवाज क्लियर नहीं आई। जो आप लोग देखते हो वहां पे कितने लोग होते हैं? वहाँ पे 1 से सर 2 सर। आमतौर पे 1-2, एक तो वार्ड बॉय होता है, दूसरा एक ओटीए अटेंडेंट जो होता है वो होता है बस। 1-2 काफी है? 2 होते हैं। नहीं सर, कैसे 1-2 से नहीं होता। आप लोग देखिए कि कैसे शिफ्टिंग करते हैं? यस सर, वो जिस तरह आपने कहा रस्सा वो सर जिस तरह कपड़ा आपने डाल के ना बताया नीचे सेम से, वैसे ही होता है। नीचे से कपड़ा डाल के उसको फिर खींच लेते हैं, हाँ। एक टांगों से और एक गर्दन से। एक और मेथड जो है वो इससे भी अच्छा मेथड ये है, लिफ्ट शीट के जरिए होता है। उसमें पेशेंट नीचे एक बोर्ड डालते हैं। सर मोस्टली पेशेंट नेवर अवेल द फैसिलिटी ऑफ रिकवरी रूम एंड टेक्नीशियन प्रिपेयर दे आर लाइक व्हाई। ये पेशेंट की जो फैसिलिटी को अवेल नहीं करते बच्चे, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो वो डायरेक्टली वार्ड में भेज देते हैं, और अगर आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है फिर अगर आप उसको रिकवरी रूम में नहीं लेके जाते तो ये बेवकूफी होगी है। मैं आपको बता रहा था कि एक होता है बोर्ड, उसे स्लाइडिंग बोर्ड कहते हैं, उसका भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो वो स्लाइडिंग बोर्ड पेशेंट की बॉडी के नीचे डालते हैं, वो इतना उसकी लेंथ होती है कि एक उसका हिस्सा पेशेंट की बॉडी के टेबल के नीचे चला जाता है, एक उसका हिस्सा जो है ना वो स्ट्रेचर तक आ जाता है। उसको फिर क्योंकि आप दोनों पेशेंट टेबल और स्ट्रेचर के दरमियान जो जगह होती है वो काफी कह लेंगे हार्ड जगह होती है और उसमें इंजरी के चांस आ सकते हैं, तो हम लोग उस बोर्ड की मदद से जो है ना वो शिफ्टिंग करते हैं और मुझे आसान होती है, बड़ा इजीली वो बोर्ड की मदद से वहां पे स्लाइड कर जाता है। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कितने मजे से ये काम जो है ना शिफ्टिंग होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बच्चे जहां भी आप काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको वहां पे लागू करवाएंगे। ये चीज नहीं आएगी, आप लोग जितना मर्जी गवर्नमेंट को क्लेम करते रहे, जितना मर्जी, अगर हम लोग बदनाम है, डॉक्टर्स बदनाम है कि डॉक्टर पेशेंट का ख्याल रखते हैं, 100% सच बात है। ये कोई गलत बात नहीं है कि वहां पे पेशेंट का ख्याल नहीं रखा जाता है, सच बात है। हम लोग जितना हम लोगों को सब कुछ फैसिलिटी सब कुछ मिलने के बावजूद भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों जाते हैं ऑपरेट करवाने? जस्ट हमारी इन फजूल हरकतों की वजह से। और कोई सवाल हो तो? कोई सवाल नहीं है? क्वेश्चन है अभी आपका? नो सर। चले ठीक है, नो सर। अल्लाह हाफिज।